हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए वाणिज्य स्टडी सर्कल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा लेक्चर 7 है। लेक्चर 7 है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो हमारा बैलेंस बच गया था ना, हमने 8 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पिछले 2 क्लासों में कवर किया है। बाकी की जो बच गई है उसको आज की क्लासेस में हम कवर करेंगे। तो आपने बाकी के 8 को ढंग से पढ़ लिया, बुक से कोरिलेट कर लिया। कोई दिक्कत आई होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के लिंक पे आप कमेंट करें, या और अधिक जानकारी के लिए मेरे FB पेज एंड इंस्टा पेज को लाइक करें। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे देता हूँ एक बार। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 7011356360। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मेरा FB का पेज है वो है @वाणिज्य स्टडी। ठीक है। जो मेरा इंस्टा का पेज है वो है __स्टडी। तो आप मेरे इस पेज को लाइक कीजिए और अपनी क्वेरी को यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्वेरी की सॉल्यूशन दी जाएगी। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बैलेंस बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बचा था ना, वो है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फिर कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। चलिए हम अब इन 5 कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते हैं। चलिए, पहला जो 9 नंबर का कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली जो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ये तभी मीनिंगफुल होगा अगर जो हम इसमें सारी डिस्क्लोजर फुल डिस्क्लोजर करें, सारी डिस्क्लोजर को करें, क्योंकि इसको हम ना कम्युनिकेट करते हैं रिलेटेड पर्सन ऑफ द इंटरप्राइजेज को। ठीक है। रिलेटेड पर्सन या इंटरेस्टेड पर्सन को ये इंफॉर्मेशन हम रिलेटेड पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन को कम्युनिकेट करते हैं, जिसके बेस पे रिलेटेड पर्सन और इंटरेस्टेड पर्सन क्या लेते हैं, डिसीजन करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चाहिए कि सारी इन्फॉर्मेशन की पूरी डिस्क्लोजर, आधी डिस्क्लोजर नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई हम अपनी फैक्ट्री को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब है यहाँ पे है हम उसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं। ठीक है। तो उसकी फुल डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए, जिसके बेस पे रिलेटेड पर्सन या इंटरेस्टेड पर्सन डिसीजन ले सके कि क्या इन्वेस्टमेंट करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हित में है या अहित में है, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है कि इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है। तो ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम हर एक चीज़ को, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, बड़ी इंडस्ट्री जैसे कंपनी में क्या होता है कि जो इसको ऑन करता है वो अलग पर्सन होता है और जो इसको मैनेज करता है वो अलग पर्सन होता है। ठीक है। ये अलग पर्सन होता है, जो ऑन करता है वो अलग पर्सन होता है। ऑन करता जो क्या होता है, शेयर होल्डर। मैनेज जो करता है CFO, CEO, ये सब लोग होते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि ऑनर के लिए क्या ज़रूरत है कि सारी डिस्क्लोजर जो भी है उसकी हम फुल डिस्क्लोजर करेंगे। हम पूर्णतः बताएंगे कि हम क्या क्या एक्सटेंशन करने वाले हैं, क्या क्या हम
मोर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इसके लिए क्या है एक मतलब एज पर कंपनी एक्ट 2013 एक शेड्यूल दिया गया। उस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, बैलेंस शीट को बनाते हैं, पेनल को बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक दिया गया है। इसका मेन पर्पस यही होता है, अभी आप इतना बस समझिए कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होनी चाहिए वो पूरी डिस्क्लोजर होनी चाहिए, जिससे कि इंटरेस्टेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन को सारी जानकारी मिल सके, जिसके बेस पे वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होती है, एंड होती है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं तो फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जो हम कंपेयर कर सकें। क्या जानने के लिए? तो रिजल्ट मीन्स होता है या तो प्रॉफिट एंड लॉस को जानना, या दूसरा फिनेंशियल कंडीशन को जानना, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी अप्रोच हमें ये बताता है कि जो भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे या मेथड यूज करेंगे या कोई कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे? कंसिस्टेंट बेसिस पे। मतलब जो हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन लिया है प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में, उसी मेथड ऑफ वैल्यूएशन के आधार पे हम इस ईयर भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जिससे कि हम पिछले साल की फिनेंशियल स्टेटमेंट को इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सकें और ये जान सकें कि क्या हमारी बिजनेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस में है, या फिर ये जान सकें कि पिछले साल के तुलना में इस साल हमारा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। लेट्स सपोज मानिए कि हम स्टॉक का वैल्यूएशन पिछले साल WDV बेसिस पे करते थे। WDV बेसिस आपको मालूम नहीं होगा, अभी हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे कि जो स्टॉक का वैल्यू हम पहले जो करते थे वो WDV बेसिस पे करते थे। WDV बेसिस का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हाँ, और इस साल हम किस बेसिस पे कर लिए? SLM पे, ठीक है। SLM और WDV में क्या अंतर होता है? चलिए हम थोड़ी सी बता देते हैं आपको। WDV क्या होता है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब जैसे जैसे वैल्यू कम होते जाएगी डिप्रिसिएशन हम उस वैल्यू पे लगाएंगे। और SLM में क्या होगा कि जो हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा हर एक साल सेम होगा, ठीक है। WDV में क्या होगा, हमारा रिड्यूस होता जाएगा हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि पिछले साल स्टॉक नहीं, यहाँ फिक्स एसेट डिप्रिसिएशन की बात हो रही है, स्टॉक की बात नहीं हो रही है। हम पिछले साल क्या किए हैं, हम डिप्रिसिएशन जो चार्ज किए हैं WDV पे चार्ज किए हैं। इस साल जो हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो हम किस पे चार्ज कर रहे हैं? तो SLM पे चार्ज कर रहे हैं। तो पिछले साल हमारी प्रॉफिट कुछ और होगी, इस साल कुछ प्रॉफिट हमारी कुछ और शो करेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन पिछले बार हमने स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे की है? कॉस्ट पे। और इस साल हम स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे कर दिए? मार्केट प्राइस पे या मार्केट वैल्यू पे। तो क्या होगा, पिछले साल हमारी जो ओपनिंग स्टॉक होगी कॉस्ट पे है, लेकिन जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है मार्केट वैल्यू पे है। तो इस साल हमारी प्रॉफिट, पिछले साल हमारी प्रॉफिट कम होगी इस साल, और जो अभी करेंट ईयर में है वो प्रॉफिट हमारी ज़्यादा होगी। इससे क्या होगी, हम फिनेंशियल स्टेटमेंट को, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कंसिस्टेंसी अप्रोच को अपनाने के लिए, जिससे कि हम जो हम मेथड को, प्रोसीजर को पिछले साल यूज किए हैं, उसी मेथड एंड प्रोसीजर को यूज करके हम इस साल बैलेंस शीट बनाएंगे। और
इस साल बैलेंस शीट बनाएंगे और हम उसकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकेंगे। वो कंपेरेबल हो, जो हमारा इंटरेस्टेड यूजर है वो कंपेयर कर सके कि इंफॉर्मेशन जो है के बेस पे कि क्या हमारी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस हो रही है, प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है, या फिर हमारा बिजनेस का जो फिनेंशियल कंडीशन है वो सही है, प्रीवियस ईयर से इम्प्रूव है या नहीं है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। उसके लिए हम क्या किस कंसेप्ट को यूज करते हैं, कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही है बस, और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो कंजर्वेटिव अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जिसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम अपने एंटिटी को सेफ साइड में, सेफ मोड में लेके चलेंगे। सेफ मोड में लेने का मतलब क्या है? सेफ मोड में लेने का मतलब ये है कि जो भी हमारा एक्सपेंस है या तो सर्टेन है या अनसर्टेन है, उसकी प्रोविज़न हम करेंट फिनेंशियल ईयर में ही बनाएंगे। लेकिन सेम एज अगर जो हमारी कोई रिवेन्यू है और वो होने वाली है या सर्टेन है, तब भी हम उसको करेंट फिनेंशियल ईयर में नहीं लिखेंगे। हम उसको जिस फिनेंशियल ईयर में वो रियलाइज होगी उसी फिनेंशियल ईयर में हम उसकी एंट्री करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो कंजर्वेटिव सिस्टम यही बोलता है। तो इसके पीछे बहुत सारी रीजन है ऐसा क्यों करते हैं हम। लेट्स सपोज आपने ये डिसाइड कर लिया, आपको पता चला कि आपको कोई रिवेन्यू होने वाली है, लेकिन वो अभी रियलाइज नहीं है, वो अगले साल होगी। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, अब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया रिवेन्यू, तो क्या होगी? आपकी नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगी। ओवर स्टेट होगी आपकी प्रॉफिट, ओवर स्टेट आपकी प्रॉफिट होगी तो आप डिविडेंड पे करेंगे। तो डिविडेंड कहाँ से पे हो जाएगी? कैपिटल से पे हो जाएगी, जिससे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, जो कि एक सही कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, लेकिन सेम एज अगर आप फ्यूचर में होने वाले लॉस को जिसकी सर्टेनिटी होने की है या नहीं है, उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या होगी? आपकी प्रॉफिट तो कम होगी लेकिन आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी सही रहेगी। क्या होगी? अगर जब फ्यूचर में लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, हमने तो प्रोविज़न कर रखा था। लेकिन अगर जब फ्यूचर में हमारी लॉस नहीं हुई तो क्या होगी? हमारी गेन हो जाएगी। मतलब हम फिनेंशियल स्टेबल रह पाएंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेफ मोड में रखे हुए हैं। तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट यही बताता है कि कंजर्वेटिव कंसेप्ट ये बताता है कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉसेस हैं उसको हम इस फिनेंशियल ईयर में या करेंट फिनेंशियल ईयर में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसकी प्रोविज़न बनाएंगे। लेकिन सेम एज अगर जो हमारी कोई फ्यूचर में रिवेन्यू होने वाली है तो उस रिवेन्यू को तब तक हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो हमें रियलाइज ना हो जाए। ठीक है, तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट अभी आप इतना ही समझिए। आगे जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको रेफ़र करूँगा और उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, जैसे से हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाएंगे और आगे क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में ये बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है, मतलब जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करे, उसको हमें दिखाना। जो भी आइटम मटेरियल है या जो यूजर की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करे, उस इंफॉर्मेशन को हमें फुल्ली डिस्क्लोज करनी है। मतलब क्या? मतलब ये है कि लेट सपोज हम क्या कर रहे हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी एरिया ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। तो उसमें क्या होगी कि उस इंफॉर्मेशन को हमें
अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी होगी कि हम नेक्स्ट ईयर से इतने करोड़ की या इतने रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे हमारी नेक्स्ट ईयर से इनकम इतने करोड़ से या इतने लाख रुपये से बढ़ जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज इसका उल्टा समझिए, जैसे हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इन्वायरमेंटल इशू के कारण कोई इन्वायरमेंटल इशू है जिससे क्या उसकी गोइंग कंसर्न या फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को भी हम क्या करेंगे, अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे जिससे कि यूजर डिसीजन मेकिंग ले सके और वो मतलब प्रॉपर डिसीजन ले सके और इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन को सही वे में ऑपरेट करने के लिए वो क्या करे, मीटिंग वगैरह करे और जिससे क्या होगी कि हम प्रॉपर डिसीजन ले सकेंगे और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ानी है क्या घटानी है, अगर जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो उसको हम किस तरीके से कम करके हम ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करें जिससे हमारा गोइंग कंसर्न इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल हो या जो भी इंफॉर्मेशन जो हमारा यूजर है वो या तो इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर है या इंटरनल यूजर है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करे उस इंफॉर्मेशन को हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट खत्म होती है और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम बेस होना चाहिए, जिससे कि ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए का मतलब हमें ये बोलता है कि जो हमारा फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो फ्री फ्रॉम बेस ऑफ अकाउंटेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हर एक ट्रांजैक्शन की एक एविडेंस होनी चाहिए। एविडेंस जैसे हमने वाउचर पढ़ा था, क्या वाउचर में पढ़ा था? वाउचर में मतलब क्या पढ़ा था हमने? वाउचर का डेफिनेशन आपको याद है? नहीं ना? चलिए अब ध्यान से देखिए। वाउचर में हम पढ़े थे कि वाउचर क्या होता है। वाउचर में हम पढ़े थे कि किसी भी ट्रांजैक्शन की जो एविडेंस होती है उसे हम कहते हैं वाउचर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये बोलता है, जैसे लेट सपोज हमने फिक्स एसेट को रिकॉर्ड किया है 10 करोड़ पे। ठीक है, फिक्स एसेट को, ठीक है, तो इस 10 करोड़ के रिगार्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए? वाउचर होनी चाहिए, बिल होनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके या फिर हम वेरीफाई कर सकें कि जो हमारा फिक्स एसेट है वो हमने कहाँ से परचेज किया है और कितनी वैल्यू की है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव मैनर होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बेस ऑफ अकाउंटेंट होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम बेस ऑफ अकाउंटेंट मतलब क्या होना चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन की एविडेंस होनी चाहिए। एविडेंस एविडेंस का मतलब क्या हुआ? बिल होनी चाहिए, वाउचर होनी चाहिए, जिससे कि उस ट्रांजैक्शन को हम वेरीफाई कर सकें। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है हमें। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी मैनर में देखा और थोड़ा सा मतलब ना तो शॉर्ट ना तो लॉन्ग, मतलब एवरेज डिस्कशन किया है। तो जो ये सारी कॉन्सेप्ट है वो आगे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जहाँ हम सीखेंगे जनरल एंट्री, जहाँ हम सीखेंगे पोस्टिंग ऑफ लेजर, ट्रायल बैलेंस। वहाँ पे हमें ये सारी जो 13 हमने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताया है वो बहुत यूज आने वाली है।
तो इस तरीके से आप मेरे वीडियो बने रहें और इस क्लास को एंजॉय किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कुछ टैक्सेशन कितने तरीके के होते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप रेगुलर इस चैनल पे वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है वाणिज्य स्टडी सर्कल। एंड मेरे FB पेज एंड इंस्टा पेज को लाइक करें, जिससे कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। ठीक है, तो आज इन क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय।